क्या 8वें वेतन आयोग यानी 8 पे कमीशन का इंतजार अब खत्म होने वाला है? देखिए, सरकारी गलियारों से दो बेहद ही महत्वपूर्ण लेटर सामने आए हैं जिन्होंने हलचल मचा दी है। पहली खबर है 8 सीपीसी को अपना नया ठिकाना यानी ऑफिस मिल गया है। और दूसरी बड़ी खबर है कि कमीशन में अफसरों की भर्ती के लिए वैकेंसी सर्कुलर भी जारी हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में ये दोनों ही लेटर शेयर करूंगी। इसके साथ साथ बहुत सारे कमेंट्स मैंने शामिल किए हैं जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधित समस्याओं के बारे में पूछा है। तो चलिए, इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप कर दीजिएगा ताकि सभी पेंशनर फैमिली पेंशनर्स तक ये वीडियो पहुंच सके। चैनल को ज्वाइन करना देखिए आपकी इच्छा पे है, आप चाहें तो हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन रखना ये बेहद ही जरूरी है, तो ये जरूर कर लीजिएगा। चलिए, इसी के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ही पत्रों का पोस्टमार्टम करेंगे और जानेंगे कि आपकी सैलरी बढ़ोतरी की फाइल अब किस मोड़ पर रुकी है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इस लेटर की जो नेशनल काउंसिल यानी स्टाफ साइड की तरफ से जारी हुआ है। इसमें साफ लिखा है कि भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए चंद्रलोक बिल्डिंग जनपद नई दिल्ली में ऑफिस अलॉट कर दिया है। लेकिन असली खबर इसके आगे है। देखिए, 25 फरवरी 2026 को एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है। एनसीजेसीएम की ड्राफ्टिंग कमेटी इस दिन बैठकर वो मेमोरेंडम तैयार करेगी जिसे कमीशन के सामने रखा जाएगा। यानी कर्मचारी संगठनों ने अब कमर कस ली है कि आपकी सैलरी और भत्तों में कितनी बढ़ोतरी मांगी जानी है। अब आते हैं दूसरे बड़े सबूत पर यानी दूसरी बड़ी खबर पर। ये 8 पे कमीशन का आधिकारिक वैकेंसी सर्कुलर कमीशन को चलाने के लिए स्टाफ की जरूरत होती है, ये तो आप सब जानते हैं। और यहाँ प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर जैसे बड़े पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। और ये नियुक्तियां जो है यानी प्रतिनियुक्ति जो है इसके आधार पर होगी। खास बात यह है कि ये एक ओपन एंडेड सर्कुलर है, यानी जब तक पद नहीं भर जाते भर्तियां चलती रहेगी। इसका मतलब बहुत साफ है, कमीशन का ढांचा यानी स्ट्रक्चर जो है अब जमीन पर उतर चुका है और काम जीरो से शुरू होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे आपका क्या फायदा। देखिए, जब ऑफिस अलॉट हो जाता है और स्टाफ की भर्ती शुरू हो जाती है तो इसका मतलब है कि पे कमीशन अब सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि हकीकत में काम करना शुरू कर चुका है। 25 फरवरी की मीटिंग के बाद कर्मचारियों की मांगों का ड्राफ्ट तैयार होगा और फिर शुरू होगा फिटमेंट फैक्टर और इसके साथ साथ सैलरी स्ट्रक्चर पर मंथन। जानकारों की माने तो 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत में आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। तो क्या आप तैयार हैं 8वें वेतन आयोग के लिए? आपको क्या लगता है फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से लिखिएगा। और अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला ये कमेंट है हमारे पेंशनर्स का जो लिखते हैं कि मैम मेरी विधवा बहन का फैमिली पेंशन स्पर्श में माइग्रेट हो गया है, लेकिन स्पर्श से मेरा पीपीओ नहीं मिला है। स्पर्श सेंटर से पीपीओ मांगा पर पीपीओ नहीं दे रहे हैं और मेरा पीपीओ कैसे मिलेगा? और मेरे फादर और मदर का जो बैंक है वो लॉक पैसा ड्यू है, हमको कैसे मालूम होगा कि मेरे फादर और मदर का डेथ हो चुका है? और मेरे फादर आर्मी से रिटायरमेंट के बाद अपना पेंशन बेचे थे। मैं मेरे फादर और मदर का कोई पेमेंट बकाया है या नहीं, ये हम कैसे पता करें? कुछ इस तरीके से इन्होंने कमेंट किया है। देखिए, सबसे पहली बात, आपने इस एक कमेंट में दो तीन सवाल पूछे हैं तो एक एक करके इन सबके जवाब दे दूं। सबसे पहले जहां आप ये पूछ रहे हैं कि विधवा बहन का को फैमिली पेंशन मिल रही है और स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है लेकिन पीपीओ नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए क्या करना है? देखिए, आपको जो पीपीओ नंबर मिला है उसके माध्यम से आप और पासवर्ड के माध्यम से आपको लॉगिन करना है स्पर्श में। स्पर्श में लॉगिन करेंगे तो पीपीओ वहां पर आपको मिल जाएगा। अगर स्पर्श में लॉगिन करके आप देखिए, अगर आपका पीपीओ नहीं है वहां पर तो आपको क्या करना है? आपको कंप्लेन करनी है कि हमें हमारा पीपीओ चाहिए, तो उसको जल्दी से आप तैयार करके दीजिए। देखिए, अभी भी बहुत सारे हमारे पेंशनर फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जिनका माइग्रेशन तो हो गया है स्पर्श में, लेकिन अभी तक उनका पीपीओ नहीं बना है और ये काफी चिंता का विषय है। तो जिसके पास भी अपना पीपीओ नहीं है उनको पीपीओ जरूर से मांगना चाहिए ताकि स्पर्श जो है जल्दी से आपका पीपीओ तैयार करके आपको दे दे। दूसरी बात कि अगर आपके माताजी पिताजी का जब उनकी पेंशन चालू थी तब का कोई अगर पैसा बचा है
आपको कैसे पता चलेगा कि उसका भुगतान हुआ या नहीं? तो देखिए समय समय पर हम सर्कुलर्स वगैरह के बारे में बात करते रहते हैं, वो सुनिए। और अगर उस टाइम आपको लगता है, जैसे कि मैं 2016 की बात कर रही हूँ, 17 में की बात कर रही हूँ, 20 की बात कर रही हूँ, कि ये समय में इतना पैसा आया, ये सर्कुलर का पैसा आया, तो उस हिसाब से आप बैंक में जाकर स्टेटमेंट देख सकते हैं, चेक करा सकते हैं। अब यही एक रास्ता है चेक करने का कि आपको पता चले कि ये पैसा आपको मिला है या नहीं मिला है। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मेरी माँ को फैमिली पेंशन मिलती है पोस्टल डिपार्टमेंट से। उनकी डेट ऑफ बर्थ उसमें 5/7/1991 मेंशन है, बट आधार कार्ड में 1/1/1964 है। एडिशनल पेंशन जो डेट ऑफ बर्थ डिपार्टमेंट में दिया गया है उससे मिलेगा ना, या आधार में करेक्ट करवाना होगा? आपने इसका जवाब जिस वीडियो में दिया वो वीडियो में साउंड नहीं है, सो जवाब नहीं सुन पाया था, तो प्लीज इसका आंसर जरूर से दीजिएगा। देखिए आपको जो परेशानी हुई उसके लिए मुझे खेद है, मैं माफी चाहती हूँ उसके लिए। देखिए उस वीडियो में आवाज नहीं थी, जब मैंने उसको अपलोड कर दिया था उसके बाद मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, उसमें मैंने आपका जवाब दिया था, बिल्कुल सही बात है आपकी कमेंट का। तो देखिए अभी जो आप ये पूछ रहे हैं एडिशनल पेंशन वाली बात, तो सबसे पहली बात तो कि एडिशनल पेंशन आपकी माता जी का जो डेट ऑफ बर्थ डिपार्टमेंट में दर्ज है, यानी पीपीओ में दर्ज है, उसके हिसाब से ही एडिशनल पेंशन शुरू होगी। लेकिन आधार कार्ड में आपको सुधरवाना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि अगर पीपीओ से आधार कार्ड मैच नहीं करेगा तो फिर आने वाले दिनों में दिक्कत आ सकती है, तो वो आधार कार्ड में जरूर से सुधरवा लीजिएगा। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैडम 2006 से पहले वालों को कुछ भी नहीं मिलता है, उनकी पेंशन तो और कम है, ना नेशनल इंक्रीमेंट ना ही एमएससीपी। आपको इस मामले में जानकारी होनी चाहिए, ना ही आपने 2006 से पहले वाले बहुत ही घाटे में चल रहे हैं इसके बारे में बात की। बहुत ही भेदभाव है पेंशन में, कमी 2006 से पहले वालों की वीडियो बनाकर भेजने की कृपा करें। देखिए सर, आपने शायद मेरे सभी वीडियोस नहीं देखे। अगर रेगुलर आप वीडियो देख रहे होंगे, देख रहे होते तो आप ये कमेंट कभी नहीं करते। इस चैनल के माध्यम से मैं सबसे ज्यादा जानकारी हमारे प्री 2006 के जो रिटायरीज हैं उनके बारे में बात करती हूँ, और इसके साथ साथ मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि उनको सही सही जानकारी मिले। और उसकी अगर वजह की बात करूँ तो देखिए मेरे सामने कई सारे ऐसे मामले आए हैं जहां हमारे पेंशनर्स जो 85 में रिटायर हुए हैं, या 90s में रिटायर हुए हैं, या 99 में रिटायर हुए हैं, तो वो मुझे ये फोन करके कहते हैं कि मैम एससीपी एमएससीपी के बारे में आपके वीडियो से हमें पता चला कि हमको लागू ही नहीं है। आप खुद समझिए, जब एसीपी 2003 से 5 के लिए है और एमएससीपी 2006 में है उसके बाद के लिए, तो पे कमीशन के जो रूल्स हैं वो कोर्ट भी नहीं चेंज कर सकती। तो ऐसे में अगर कोई आपसे ये कहता है कि आपको मैं एससीपी एमएससीपी दिलवा दूंगा, तो ये आपको पैसों का नुकसान ही होने वाला है। सबसे ज्यादा बात मैं इसके लिए भी करती हूँ, अवेयरनेस फैलाते हैं हम, ज्यादा से ज्यादा उनके वेलफेयर को लेकर जानकारी देते हैं, उनकी पेंशन से जुड़ी हुई जानकारी है। बाकी अगर उनको कुछ कम बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो ये वेतन आयोग की वजह से है, ये इसके बारे में हम सिर्फ जानकारी ही दे सकते हैं, बाकी और कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैडम 2006 से पहले वालों को भी एमएसपी लागू है क्या? जैसे मैं हमेशा कहती आई हूँ कि एमएसपी जो है 2006 में या उसके बाद वालों को उनके पीपीओ में तो क्लियर लिखी हुई दिखेगी, क्योंकि एमएसपी का जो फॉर्मूला है ये 2006 में आया था, यानी 6 सीपीसी में आया था। तो उसके जो पहले के रिटायरीज हैं उनको एमएसपी लागू वैसे तो नहीं है, लेकिन हमारे डिफेंस पर्सन की जब हम बात करते हैं तो ओआरओपी जब मिल रहा है तो उसके माध्यम से एमएसपी भी मिल रहा है। एमएसपी कहीं 2006 के पहले वालों को लिखी हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि वो बेसिक में इंक्लूड होती है। ओआरओपी 3 में 2 में आपकी बेसिक में जो रिवीजन हुआ है उसके बाद माध्यम से आपको वही एमएसपी मिल रही है जो 2006 में या उसके बाद वालों को मिलती है। चलिए अगला कमेंट है। ये लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, मैं, इन्होंने 35 अप्रैल लिखा है, शायद ये 25 अप्रैल या 30 अप्रैल लिखना चाहते हैं। 2008 का रिटायरीज हूँ भारतीय नौसेना से। और आगे लिख रहे हैं कि 26 साल की पूरी सर्विस करके आया हूँ पर क्लास पे वगैरह नहीं मिल रहा है। ये दो सवाल इन्होंने पूछे हैं। दूसरा इन्होंने पूछा है कि 26 साल की सर्विस करके आया हूं तो क्या मुझे सूबेदार नायक यानी नायब सूबेदार के हिसाब से पेंशन मिलेगी नहीं, नेवी के रैंक के हिसाब से ये पूछ रहे हैं। तो देखिए 26 साल आपकी सर्विस पूरी है तो बिल्कुल जो 24 साल में
आपको प्रमोशन मिलना चाहिए था, एमएससीपी जो मिलनी चाहिए थी वो ज़रूर से मिलेगी। अगर आपके कोई 2 से ज़्यादा रेडिंग एंट्री नहीं होनी चाहिए या ऐसे कुछ शर्तें हैं, वो अगर आप पूरी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल मिलनी चाहिए। आप 2008 में रिटायर आए हैं, तो हो सकता है वो ऐसा था कि 2006 से 8 के बीच जो भी रिटायर होकर आए थे उनको एमएससीपी उस टाइम क्योंकि लेटर्स वगैरह नहीं आए थे, तो इस वजह से रिकॉर्ड के पास भी इसकी जानकारी नहीं थी, रिकॉर्ड के पास भी वो लेटर नहीं थे एमएससीपी को लेकर। तो एमएससीपी की कार्रवाई नहीं हुई है रिटायरमेंट के टाइम पर। तो इसीलिए मैं समय-समय पर बात करती रहती हूँ कि 2006 से 8 के बीच जो आए हैं, वो खास ध्यान दें, एमएससीपी को लेकर कार्रवाई करें। तो आप 2008 में रिटायर होकर आए हैं, तो बिल्कुल आपको एमएससीपी मिलेगी। आप सीपीग्राम के थ्रू कंप्लेन करिए ताकि ये कार्रवाई जल्दी से जल्दी हो। बाकी अगर मैं बात करूँ एयरफोर्स या नेवी की, तो जब आप मेल भी करते हैं तो काफ़ी जल्दी इसके लिए जवाब आता है, रिप्लाई भी जल्दी आता है। तो ऐसे भी हो जाएगा, आप मेल भी कर सकते हैं या सीपीग्राम के थ्रू जो है आप कंप्लेन भी दर्ज करवा सकते हैं, दोनों ही रास्ते हैं। अब किसी को भी चुनिए लेकिन एमएससीपी जरूर से लीजिए, क्योंकि तभी आपको एक नेक्स्ट रैंक की पेंशन मिलेगी। आपका 2008 से अभी तक का आपका लाखों रुपए का एरियर आपको मिलेगा, साथ में सीएसडी कार्ड वगैरह में जो बेनिफिट्स है वो भी आपको मिलेंगे। अब सीएसडी कार्ड में कितने बेनिफिट्स मिलेंगे, कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे, उसके लिए क्या करना है, अगर उसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा, जरूर से देख लीजिएगा। तो यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।